अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण, कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। इसमें आज हम सबसे पहले एक अंक के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होगा? तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक हो जाता है, तो ये गलनांक बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होगी? तो इन पदार्थों में सबसे अधिक किसकी है? तांबा की है। चौथा क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर परम शून्य की माप -273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य की माप क्या हो जाएगी? चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर सेल्सियस स्केल पर परम शून्य की माप -273.15 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य की माप क्या होगी? इसका कैलकुलेशन आगे मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसका जो मान होगा ये हो जाएगा -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर तुल्य होता है, तो यदि केल्विन में निकालना है तो 273 में 20 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 293। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस मोल। तो ये मोल भी अपॉन में इस तरह से इसका मात्रक होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.2 × 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो लोहे का आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा? तो जो आयतन प्रसार गुणांक होता है ये गामा, ये आयतन प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, 3 अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो ये 12 में 3 का 1.3 में गुणा कर देंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम 8वां देखते हैं, धातु की छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार निर्भर नहीं करता है, उसके ठोसपन और खोखलेपन पर निर्भर नहीं करता, उसकी प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करेगा, ताप में वृद्धि पर निर्भर करेगा, उसके पदार्थ पर निर्भर करेगा, उसके ठोसपन और खोखलापन पर निर्भर नहीं करता है। अब 9वां क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ये केल्विन भी अपॉन में ही है। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 1 मीटर लंबी छड़ ए बी के सिरे से ए का ताप 100 डिग्री सेल्सियस तथा बी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। सिरे बी से 60 सेंटीमीटर दूर पर छड़ का ताप क्या होगा? इसका कैलकुलेशन आगे देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो इसका ताप है वो हो जाएगा 64 डिग्री। अब हम बात करते हैं खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो चलिए रिक्त स्थानों में देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ गुप्त ऊष्मा है। ऊष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक खाली स्थान है, तो यह जूल प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर जूल रहेगा, बाकी ये सब अपॉन में है। फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक है, तो जूल प्रति किग्रा केल्विन है। अब हम चौथा देखते हैं, जल का हिमांक कितना होता है केल्विन में? तो ये 273 केल्विन होता है। के यदि इसमें पहले से लिखा रहेगा तो हमको 273 भरना है। हिमांक का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हम इसके बाद जल का क्वथनांक की बात करते हैं, माने 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में करेंगे तो 273 में जोड़ देंगे, मतलब 373 केल्विन होता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान खाली स्थान है, तो 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन इसका जो है मान होता है। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो ये होती 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। समतापी पृष्ठ पर ऊष्मा प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। समतापी पृष्ठ पर ऊष्मा प्रवाह दिशा के विपरीत होता है, तो यहाँ पर विपरीत शब्द भरना है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता 1 होती है। इस तरह से हमको इनका आंसर देना है। अगला हम चलते हैं इसी में, खाली स्थान में ही 11 तक पढ़े। 12 में देखिए, प्रत्येक ताप पर कृष्ण वस्तु का वर्णक्रम खाली स्थान होता है, तो ये सतत होता है। काले पिंड का वर्णक्रम, जल का घनत्व
खाली स्थान पर सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। अवस्था परिवर्तन के समय विशिष्ट ऊष्मा का सैद्धांतिक मान खाली स्थान होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का सैद्धांतिक मान 0 होता है। तापांतर अधिक होने पर शीतलन की दर खाली स्थान होती है, शीतलन की दर अधिक होती है। रेखीय अनुपात, क्षेत्रीय अनुपात, आयतन प्रसार गुणांक, तो अल्फा अनुपात, बीटा अनुपात, इनका अनुपात जो होता है 1, 2, 3 होता है, तो इस तरह से यहाँ भर देना है। अब हम आ जाते हैं जोड़ी मिलाने में। तो चलिए जोड़ी को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ऊष्माधारिता, तो ऊष्माधारिता का जो सूत्र है वो ये है इस तरह से, तो ये हुआ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद विशिष्ट ऊष्माधारिता है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का सूत्र ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। फिर हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की, तो गुप्त ऊष्मा का जो सूत्र होता है ये होता है क्यू अपॉन एम। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मा चालकता की, तो जो ऊष्मा चालकता है वो उसका सूत्र होता है ये QL अपॉन A T1 माइनस T2 इंटू टी। इसके बाद आदर्श गैस समीकरण की बात करते हैं, तो आदर्श गैस समीकरण ये है PV इक्वल टू nRT। इस तरह से हमको इसकी जोड़ी मिलाना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, जो एक वाक्य के उत्तर हैं उनको समझते हैं। किस प्रक्रिया में ऊष्मा देने पर भी किसी पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है, तो अवस्था परिवर्तन के समय ताप नहीं बढ़ता है। इसके बाद देखते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल प्रति मोल केल्विन या जूल मोल इन्वर्स के इन्वर्स भी बोल सकते हैं। किसी वस्तु का ताप दोगुना कर देने पर वस्तु से उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी, तो ये 16 गुना हो जाती है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है ये T की घात 4 होती है। तो यहाँ दोगुना करेंगे तो 2 की घात 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से किस प्रकार के पदार्थों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो तरल पदार्थ जैसे हवा और पानी। इस तरह से किस ताप पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने के साथ समान होंगे, माने उनकी माप समान होती है। 40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और ताप का पैमाना फ़ारेनहाइट का पैमाना दोनों क्या होता है, समान होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। रोटी सेकने के तवे का पेंदा मोटा लेते हैं, यह उदाहरण है ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा का, तो यह ऊष्माधारिता का उदाहरण है। जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, ये संवहन विधि द्वारा होता है। कैलोरी और जूल में संबंध लिखिए, तो 1 कैलोरी का मान 4.186 जूल होता है। रेखीय क्षेत्रीय आयतन प्रसार गुणांक में संबंध लिखिए, तो इनका अनुपात होता है 1:2:3, ये आपस में होते हैं। दूरस्थ खगोलीय पिंडों के ताप का अनुमान किस विधि द्वारा लगाया जाता है, तो ये वीन विस्थापन नियम से लगाया जाता है। ताप मापन के लिए सेल्सियस, केल्विन, रीमर और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध लिखिए, तो ये होता है C/5, माने ये सेल्सियस का पैमाना, F-32/9 ये फ़ारेनहाइट का पैमाना, R/4 ये रीमर पैमाना, K-273.15/5 ये है केल्विन पैमाना। इस तरह से यहाँ पर चारों पैमानों के बीच का ये संबंध है। चलिए अब अगला देखते हैं, 2 अंक वाले प्रश्नों को समझते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, तापीय प्रसार क्या है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमा में वृद्धि होना तापीय प्रसार कहलाता है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब जो बढ़ता है उसे तापीय प्रसार कहते हैं गर्म करने पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गर्मी में सफ़ेद तथा ठंडी में काले रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्यों। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के परावर्तक होते हैं, जबकि काले रंग के कपड़े ऊष्मा के अवशोषक होते हैं। इसलिए सफ़ेद कपड़े गर्मी में पहनना चाहिए और काले या गाढ़े रंग के कपड़े हमको ठंडी में पहनना चाहिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, स्टीफन का नियम लिखिए, तो यह है कृष्णपिंड द्वारा एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक समय में उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो ये जो सूत्र है इसको हमको पढ़ देना है। यहाँ पर यही है कि कृष्णपिंड द्वारा एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में उत्पन्न ऊर्जा, ये ई को बोलेंगे। कृष्णपिंड द्वारा एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर उत्सर्जित ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात, ये 4 लिखा है, इसके चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इस तरह से स्टीफन का नियम है। ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो सिग्मा लिखेंगे, इसको स्टीफन का नीतांक कहते हैं। इसका मान 5.67 × 10⁻⁻8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन
4 इस तरह से इसका मान होता है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है तथा प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान होता है, समझाइए। तो पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि दाब घटने से क्वथनांक कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं दाब घटता है, जिससे वहाँ का क्वथनांक भी घट जाता है पानी का, और वहाँ पर खाना पकाना कठिन हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाना आसान होता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है, ये P प्रोपोर्शनल 1/T, ये सीधे सीधे T, मतलब दाब बढ़ता है तो ताप भी बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ कुकर में खाना पकाना आसान होता है। जब दाब घटता है तो ताप भी घट जाता है। पांचवा देखते हैं, बीन का विस्थापन नियम लिखिए। तो चलिए इसमें बीन के विस्थापन नियम को समझते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन में बीन के विस्थापन नियम किसी, ये हेडिंग है, इसके आगे का देख लेते हैं। किसी कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत विकिरण की तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर ये जो लैम्डा m लिखा है, ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य है। कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित अधिकतम तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, इस तरह से लिखना है। फिर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा m, और ये लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, b, और अपान में क्या हो गया, t तो पहले से अपान में था, जो b था वही एक नियतांक था। यदि t को इधर भेज देंगे तो इस तरह से एक सूत्र बन जाएगा। तो जो ये b आ गया उसको बीन नियतांक कहते हैं। इसका मतलब 2.884 × 10⁻³ मीटर केल्विन होता है इसका मान। चलिए अब हम छठवां वाला देखते हैं क्वेश्चन। भिन्न भिन्न तापों T1 व T2 के दो पिंडों को यदि उसमें संपर्क में लाया जाए तो आवश्यक नहीं कि उनका अंतिम ताप T1 + T2/2 ही हो, कारण स्पष्ट कीजिए। तो क्योंकि अंतिम ताप वस्तुओं के अलग अलग ताप के अतिरिक्त उनकी ऊष्माधारिताओं पर भी निर्भर करता है। तो जो ये बीच का ताप है केवल ताप पर निर्भर नहीं करता है, वो उसकी ऊष्माधारिता पर भी निर्भर करता है। यदि ऊष्माधारिता अलग अलग होगी तो बीच का ताप होना जरूरी नहीं, अर्थात उसका आधा ताप हो जाए ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए कि यदि 10 डिग्री वाला पानी है, 10 डिग्री सेल्सियस का पानी है, उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस में के पानी में यदि हम मिलाएंगे तो 10 और 100 को जोड़ोगे तो 110 हो गया, और फिर उसको आधा करेंगे तो कितना हो गया, 55। तो उसके मिक्सचर का पानी 55 डिग्री सेल्सियस ये ज़रूरी नहीं है, वो ऊष्माधारिता पर निर्भर करता है। हो सकता है कि एक में पानी जो है 1 लीटर हो और एक में पानी जो है 10 लीटर हो, तो फिर अलग अलग मान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कार को चलाते चलाते उसके टायर में वायु दाब क्यों बढ़ जाता है। तो कार चलाते समय टायर और सड़क के बीच घर्षण बढ़ जाता है, जिससे टायर का ताप बढ़ जाता है, और दाब के नियम के अनुसार नियत आयतन पर गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, अतः टायर का वायु दाब बढ़ जाता है। तो सीधे ये जो दाब का नियम है ये है P प्रोपोर्शनल T। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो है घर्षण के कारण टायर के अंदर की गैस का ताप जो है बढ़ जाता है, जिससे के कारण वहाँ का वायु दाब भी बढ़ जाता है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी बंदरगाह के समीप के शहर की जलवायु समान अक्षांश के किसी रेगिस्तानी शहर की जलवायु से अधिक शीतोष्ण होती है, क्यों। कहना चाहिए कि जो बंदरगाह के आसपास की जो वायु होती है या जलवायु होती है वहाँ सम जलवायु होती है, क्योंकि अपेक्षिक आर्द्रता बंदरगाह पर अधिक होती है और जल के विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, जिससे वह देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। तो कहना चाहिए बंदरगाह के आसपास जो हवा होती है वहाँ पर आर्द्रता होती है। आर्द्रता का मतलब उसमें नमी होती है, पानी, और पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिससे वह देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है, इसलिए वहाँ की जलवायु क्या होती है, अधिक शीतोष्ण होती है। इसके बाद 9 नंबर में आते हैं, सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है, जबकि दोपहर के समय भूमिगत जल ठंडा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों है। क्योंकि सर्दियों में वातावरण का ताप भूमिगत जल की तुलना में कम हो जाता है, माने भूमिगत जल का ताप जो है वो सामान्य बना रहता है, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, और जबकि बाहर का जो ताप है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वह पानी हमको सुबह सुबह क्या लगता है, गर्म लगता है। दोपहर होते होते बाहर का ताप अधिक हो जाता है और अंदर भूमिगत जल का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ हमको जो पानी है वो कैसा लगता है, ठंडा लगता है। अब हम बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में।
ऊष्मा के मात्रक कैलोरी को परिभाषित करिए। तो ऊष्मा का वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे उसे 1 कैलोरी कहते हैं। तो इस तरह से कैलोरी की परिभाषा है। 11 नंबर का देखते हैं, बर्फ़ पर स्केटिंग करना आसान होता है, क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने पर उसके पहिए के नीचे की बर्फ़ पिघल जाती है और वो स्नेहक का कार्य करती है, मतलब एक लुब्रिकेंट का काम करती है, जिससे हमको स्केटिंग करना आसान हो जाता है। पारे के तापमापी का सिद्धांत क्या है? पारा द्रव अवस्था में होता है, इसमें रेखीय ऊष्मीय प्रसार का गुण पाया जाता है। ताप का मान जितना अधिक होगा पारा उतना ही प्रसारित होता है। तो पारे के प्रसार के आधार पर ही ताप के मान को ज्ञात किया जाता है। यदि एक लाइन में कहें तो ऊष्मीय प्रसार के कारण रेखीय ऊष्मीय प्रसार के कारण पारे के तापमापी का उपयोग किया जाता है। 13 नंबर का क्या, परम ताप पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव है? कारण सहित स्पष्ट लिखिए। नहीं, क्योंकि परम शून्य न्यूनतम संभव ताप है। परम शून्य माने शून्य केल्विन के नीचे कोई ताप होता ही नहीं, सबसे न्यूनतम ताप है, इसलिए उसका ऋणात्मक मान संभव नहीं है, क्योंकि इस शून्य ताप पर पूरी गैसें क्या हो जाती हैं, गतिहीन हो जाती हैं, और वो सारे सब तत्व जो हैं मूल अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए उसके नीचे का ताप संभव नहीं है। इसके बाद हम 14वें क्वेश्चन में पहुंचते हैं। यदि लोहे के एक छल्ले को गर्म किया जाए तो उसके द्रव्यमान और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहेगा, किंतु घनत्व घट जाता है, क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। यहाँ पर ये समझ लिए कि ये रो बराबर घनत्व बराबर होता है m/v। तो यहाँ आयतन गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, जिससे घनत्व क्या हो जाता है, उसका घट जाता है। क्या कारण है कि गर्मी के दिनों में रेल की पटरियों के बीच जगह छोड़ी जाती है? गर्मी के दिनों में ये रेल की पटरियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है कि यदि रेल की पटरी गर्म होगी तो उसमें तापी प्रसार हो जाएगा, जिसके कारण उनको जगह चाहिए, तो वो जगह नहीं मिल पाती है और वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, इसलिए दोनों पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है ताकि प्रसार हो तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं। 16 नंबर का देखते हैं, मोलर ऊष्माधारिता किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? चलिए, किसी पदार्थ के एकांक मोल के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। तो सीधे ये सूत्र है C बराबर डेल्टा Q N डेल्टा T, और इसका SI मात्रक हो गया जूल प्रति मोल केल्विन। तो यहाँ Q का जो मात्रक है जूल होता है, N का मात्रक मोल होता है, डेल्टा T का मात्रक केल्विन होता है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये सूत्र होता है L बराबर Q/m। यहाँ से भी परिभाषा कह सकते हैं। तो यही किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, Q माने आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी से मात्रक निकल आया, इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक केल्विन होता है, तो जूल प्रति केल्विन हो गया। इसके बाद हम 18 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। इसमें क्या है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्फ की गलन ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम होती, इसका अर्थ है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ 80 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करती है तथा इसी ताप पर जल में परिवर्तित होती है। तो इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम बर्फ को जल में बनाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं, ताप की स्थायी दशा किसे कहते हैं? तो जब किसी छड़ को एक सिरे से गर्म किया जाता है तो छड़ के प्रत्येक भाग का ताप धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ समय पश्चात स्थिर हो जाता है, इसे ताप की स्थायी अवस्था कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है, क्या कारण है कि ठोस लकड़ी की अपेक्षा बुरादा अच्छा कुचालक होता है? तो बुरादा के बीच में वायु होती है जो ऊष्मा की अच्छी कुचालक होती है, इसलिए जो है बुरादा अच्छा कुचालक होता है। जाड़ों में पशु अपना शरीर सिकोड़ कर सोते हैं, क्यों? इससे पशु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे शरीर से ऊष्मा निकलने की दर कम हो जाती है, माने उसमें ऊष्मा हानि की दर कम हो जाती है, जिससे वो अपने शरीर को सिकोड़ के सोता है। ताप की स्थायी अवस्था के प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें 22 नंबर के क्वेश्चन में। हाँ जी, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है?
ताप की स्थायी अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो हम जानते हैं ये Q इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 T और अपॉन में यल होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यह क्षेत्रफल माने A, और फिर ये दोनों सिरों के तापांतर माने T1 माइनस T2, फिर समय अंतराल मतलब ये T, और ऊष्मा चालकता मतलब के अनुक्रमानुपाती होता है, और लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से यदि हम ये सूत्र देख लेंगे तो सूत्र से हमको इसको लिखने में आसानी हो जाएगी। सूत्र 2 बार लिखा है तो चाहे तो हम एक सूत्र को यहाँ से हटा देते हैं। तो यह क्षेत्रफल के समानुपाती, तापांतर के समानुपाती, समय अंतराल के समानुपाती, ऊष्मा चालकता के समानुपाती होता है, और लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ताप की स्थायी अवस्था को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। इसके बाद 23वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसमें प्रतिरोध व समतापी पृष्ठ को परिभाषित करिए। तो स्थायी अवस्था में किसी सुचालक छड़ से ऊष्मा प्रवाह में छड़ द्वारा डाली गई रुकावट को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। तो जो ऊष्मा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उसे ऊष्मीय प्रतिरोध कहा जाता है। इसके बाद समतापी पृष्ठ, तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर ताप समान होता है उसे समतापी पृष्ठ कहते हैं। इसके नाम में ही परिभाषा है समतापी पृष्ठ। इसका मतलब वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर ताप क्या हो, समान हो। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय विकिरणों के 3 गुण लिखिए। तो चलिए इनके गुण की बात करते हैं। ऊष्मीय विकिरण निर्वात में भी होकर चल सकते हैं। ऊष्मीय विकिरण प्रकाश के समान सीधी रेखाओं में चलते हैं। ऊष्मीय विकिरण प्रकाश की चाल से चलते हैं। ऊष्मीय विकिरण का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार होता है। इस तरह से इसके गुण हैं। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के शीतलन के नियम लिखिए तथा इसकी शर्तें लिखिए। तो किसी गर्म वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर इसका सूत्र यदि आप लिख लेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सूत्र क्या है, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं शीतलन के नियम को, माइनस dQ अपॉन क्या हो गया, dt। ये सूत्र भी आपको लिख लेना है और यहाँ समानुपाती का चिन्ह लगा देना है, और ये हो जाएगा T1 और माइनस क्या हो जाएगा T2। इसी को हमको पढ़ना है। तो dQ अपॉन dt, और ये माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर समझते हैं। ये dQ का मतलब होगा ऊष्मा, और माइनस का मतलब हानि, और ये दर। तो इसको ऊष्मा हानि की दर ये वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होते। T1 माने वस्तु के ताप और T2 माने परिवेश के ताप। तो इस तरह से इसको पढ़ते हैं। ऊष्मा हानि की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। यही न्यूटन के शीतलन के नियम हैं। इसकी शर्तें लिखिए। तो वस्तु और परिवेश के बीच का तापांतर होना चाहिए, माने यदि ये तापांतर होगा तभी वस्तु क्या होगा, ठंडी होगी, वरना ठंडी नहीं होगी। फिर इसके बाद इसका 26वां प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है इसका 26वां प्रश्न, चलिए 26वां प्रश्न देख लेते हैं इसका। जल का असामान्य प्रसार का एक लाभ लिखिए। तो पानी का असामान्य व्यवहार पहले समझते हैं। यहाँ पर पानी का असामान्य व्यवहार है क्या, पानी का ताप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसका आयतन घटता है। माने सारी वस्तुओं का आयतन बढ़ता है, लेकिन पानी का ताप यहाँ पर ताप बढ़ाने पर उसका आयतन घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, घनत्व अधिकतम हो जाता है। इसे ही पानी का असामान्य व्यवहार करते हैं, क्योंकि सारे पदार्थों में ताप बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ता है जबकि इसका आयतन घटता है। अब इसका लाभ क्या है, तो ठंडे क्षेत्रों में जलाशय में पानी बर्फ बन जाता है, किंतु बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिससे वह ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। उसके नीचे का पानी जलीय जंतुओं को सुरक्षित रखता है। तो यही है, क्योंकि उसका आयतन घट जाता है जिससे पानी का घनत्व बढ़ जाता है। तो कहना चाहिए कि बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की तुलना में, इसलिए बर्फ ऊपर तैरता रहता है, नीचे जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। अब 27 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक लिखिए और परिभाषित करिए। तो चलिए इसकी परिभाषा करते हैं। 27वां प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक व परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि के लिए
लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। और ये सूत्र है, सूत्र से परिभाषा कर सकते हैं। तो यहाँ पर m का मतलब हो गया वस्तु का द्रव्यमान। तो यहाँ वस्तु का द्रव्यमान कैसा हो, एकांक हो। और डेल्टा टी का मतलब उसके ताप में एकांक वृद्धि हो, जब बटे में होता है तो एकांक। तो इसके लिए ही दी गई ऊष्मा की मात्रा, क्यों माने दी गई ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी परिभाषा बन जाएगी विशिष्ट ऊष्माधारिता की, कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक ताप बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यहीं से इसका मात्रक भी निकल आएगा। इसका मात्रक जूल होता है तो जूल लिख दिए, और एम का मात्रक किलोग्राम तो किलोग्राम, डेल्टा टी का केल्विन होता है तो केल्विन लिख दिए हैं। इस तरह से हमको इसको हल करना है, निकालना है। इसके बाद हम 28वें नंबर के प्रश्न में पहुँचते हैं। ये प्रश्न कैसा है, दो परम ताप मापक्रम ए और बी पर जल के त्रिक बिंदु 200 ए और 300 बी द्वारा परिभाषित किया गया है, तो टी ए तथा टी बी में क्या संबंध है। माने इसका ताप, ए वाले का ताप और बी वाले के ताप में क्या संबंध है। तो चलिए हम मान लेते हैं जो टी ए है वो 273.16 बटे 200 हो गया, क्योंकि जो जल का त्रिक बिंदु होता है ये इतना होता है। तो इस पैमाने पर इस तरह से निकालेंगे। अब दूसरे पैमाने पर हम यहाँ बटे में 300 लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पर 300 मैक्सिमम उसका मान है। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, टी ए टी बी को भाग कर देंगे तो ये सब कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/3। तो इस तरह से यहाँ पर टी ए और टी बी में संबंध अनुपात है दोनों के बीच का 2/3। इसके बाद हम 29 नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक 49 × 10⁻⁻5 पर केल्विन है। ताप में 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर इसके घनत्व में आंशिक परिवर्तन होगा। तो घनत्व के लिए ये हो गया। आयतन प्रसार गुणांक, ये इसको गामा से दर्शाते हैं, 49 × 10⁻⁻5 केल्विन। ये जो क्वेश्चन में दिया है इसी को उतार लिए हैं। अब यहाँ जो डेल्टा दिया है ये ताप का परिवर्तन है, तो ये वाला हम यहाँ से उतार लिए हैं। अब हम जो इसमें आंशिक परिवर्तन देखना चाहते हैं घनत्व में, तो इसका सूत्र होता है ρ' - ρ/ρ = होता है माइनस गामा डेल्टा टी। तो यहाँ गामा का मान हम रख दिए हैं क्या, जो दिया है ये 49 ये दिया है, माइनस इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पर उसका घनत्व घटता है, तो ये वाला मान यहाँ उतार दिए हैं। इसके बाद यहाँ डेल्टा टी है उसका मान ये रख दिए। अब 49 में 30 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 147 × 10⁻⁻2। अब इसके बाद हम यहाँ पर दशमलव इधर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 माने -5 था तो 10⁻2 हो जाएगा। इस तरह से हमको निकालना है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। 49 और 30 का गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 1470, और गुणे हो गया कितना 10⁻5। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके दशमलव को यहाँ से खिसकाते हैं तो 1 2 3 अंक ले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर -5 में +3 और कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.47 × 10⁻2। इस तरह से इसके घनत्व में आंशिक परिवर्तन होगा। अब हम इसका 30वां और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 2 अंक वाले का। तो ये क्वेश्चन क्या है, ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता में अंतर लिखिए। तो किसी वस्तु के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। और यहाँ पर दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान में, यहाँ पर एकांक द्रव्यमान शब्द नहीं है, बस इतना अंतर है, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप में। अब बाकी सारी चीज़ें इसी को उतारना है कि ताप में एकांक परिवर्तन के लिए उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। इस तरह से विशिष्ट ऊष्माधारिता का ये सूत्र है। यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माधारिता है, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता है, आपको समझना है यहाँ। इसके बाद सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है S = ΔQ/ΔT। इसका सूत्र होता है C = ΔQ m∆T। इसके बाद इसका मात्रक देखते हैं तो इसी से निकाल लेंगे, जूल और प्रति केल्विन। इसका मात्रक निकालेंगे तो जूल किलोग्राम प्रति केल्विन, ये सूत्र से ही निकल आएगा। इसका विमी सूत्र भी सूत्र से निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, यहाँ जो डेल्टा क्यू है इसकी जगह लिख देंगे mL2T-2, जो ऊर्जा का विमी सूत्र है वो, और बटे में T है तो इसका केल्विन है, केल्विन जाके ऊपर हो जाएगा। और यहाँ भी हम विमी सूत्र लिख देंगे तो Q का विमी सूत्र लिख देंगे mL2T-2, और M का विमी सूत्र बटे में रहेगा M, और डेल्टा T है तो डेल्टा T का हो जाएगा क्या, MM कट जाएगा। इस तरह से ये विमी सूत्र इसका आ जाएगा। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। धन्यवाद।